सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियमों को समझें, हम गोलीय दर्पणों की दो विशेषताओं और उनके आधार पर गोलीय दर्पणों के दो विभिन्न नामों को और सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण है कि जब किसी अवतल दर्पण पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप जानते हैं इस बिंदु को फोकस कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये दर्पण अपने ऊपर आपतित समांतर प्रकाश किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण होने का अर्थ यह है कि जो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, एकत्रित कर दे, उसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई दर्पण अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, यहां देखिए ये सारी प्रकाश किरणें आपतित होने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं। उत्तल दर्पण के साथ यही है, इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। हालांकि ये प्रकाश किरणें पीछे फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं कि ये अपसारी दर्पण है। तो यहाँ दर्पणों के दो और नाम हमें पता चल रहे हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के कुछ नियमों को समझते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों की रचना किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले इसमें कुल 4 नियम हैं, जिसमें से शुरुआती 2 नियमों को हम इस प्रकार समझते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार अवतल, यहां अभी एक और नाम सीखा हमने, अभिसारी, और यह है उत्तल यानी कि अपसारी दर्पण। पहला नियम यह कहता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात वह सदैव फोकस से होकर ही गुजरेगी। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, चाहे वह मुख्य अक्ष से कितनी भी दूरी से आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात वह सदैव फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, तो जब किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वैसे तो वो अपसारित हो जाती है, फैल जाती है, लेकिन वह प्रकाश किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, तो वह फोकस की दिशा में परावर्तित हो जाएगी या फोकस से निकलती हुई परावर्तित हो जाएगी। दूसरी ओर यहां देखिए, अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के फोकस से होती हुई आपतित होती है, यानी कि हम इस नियम का जस्ट उल्टा समझ रहे हैं, तो फोकस से होती हुई जब आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, यानी कि यदि यहां दर्पण नहीं होता तो यह फोकस की दिशा में आपतित होती, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो हमने यहां 2 नियम देखे हैं। पहला नियम कहता है कि यदि समांतर आएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी, और यदि दूसरा नियम ये कहता है कि यदि फोकस से आएगी तो वो समांतर निकल जाएगी। जबकि इस और उत्तल दर्पण के मामले में यदि समांतर आपतित होगी तो फोकस की दिशा में निकल जाएगी, और यदि यहां फोकस की दिशा में आपतित होगी तो समांतर निकल जाएगी। इस प्रकार ये शुरुआत के 2 नियम हैं। बचे हुए 2 नियमों को फिर से हम देख लेते हैं। बच्चों, अगले 2 नियम यानी कि नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 को भी अब हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 3, यदि किसी अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है, यानी कि जब किसी अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जबकि यदि इसी नियम को उत्तल दर्पण के मामले में देखें, तो देखिए बच्चों, इसमें वक्रता केंद्र तो दर्पण के पीछे है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है,
यानी कि जब उसको आगे बढ़ाने पर वो वक्रता केंद्र को मिल जा सकती है। तो जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। बात करें चौथे नंबर के नियम की, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी कि यहां पर जो मुख्य अक्ष है वह अभिलंब की भांति व्यवहार करता है और यहां पर जो आपतित कोण है और वो जो परावर्तन कोण है, आपतन और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जबकि जो मुख्य अक्ष है यह अभिलंब की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल इसी प्रकार उत्तल दर्पण में होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है किसी भी कोण पर, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है और इस अवस्था में भी उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष अभिलंब की भांति व्यवहार करता है और यहां पर I और R यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तो ये हमारे 4 नियम थे। अगर हम चारों नियमों को शॉर्टलिस्ट करें, एक साथ समझने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी तो वह फोकस से जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आपतित होगी तो वह समांतर जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होगी तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, और जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी भी कोण से आपतित होगी तो वह उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब रचना के विभिन्न स्थितियों को समझ लेते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के गोलीय दर्पण हैं, एक का नाम अवतल जबकि दूसरे का नाम उत्तल दर्पण है। जहां एक और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की कुल 6 स्थितियां होती है, वहीं दूसरी ओर उत्तल दर्पण में ये कुल 2 स्थितियां होती है। हम सर्वप्रथम अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को एक एक करके समझ लेते हैं कि किस प्रकार वस्तु की अलग अलग स्थितियों के आधार पर प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां, प्रतिबिंब के विभिन्न प्रकार और आकार और प्रतिबिंब की विभिन्न प्रकृतियों की स्थितियां बनती है। इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी कि वस्तु हमसे बहुत दूर है, और यदि किसी अवतल दर्पण में कभी भी वस्तु बहुत दूर होती है तो हम उसे उसकी स्थिति को अनंत पर मानते हैं, यानी कि वस्तु यहां पर अनंत पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है। ध्यान देते हैं, यहां पर जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत पर स्थित किसी वस्तु से आपतित होती है तो याद रखिएगा कि वे प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होती हैं। और हमने अभी थोड़े समय पहले यह नियम सीखा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वे सदैव फोकस से होकर प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार फोकस से निकल जाती है, और ये नीचे वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? प्रतिबिंब बना है फोकस पर। याद रखिएगा, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष से दूरी ही प्रतिबिंब का आकार होता है। अब यह प्रतिबिंब तो खुद मुख्य अक्ष पर ही बना है, तो इसकी कोई दूरी हो ही नहीं सकती। इस स्थिति में हमें खुद यह प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का दिखाई दे रहा है, इसलिए हम प्रतिबिंब के आकार में यहां पर यह लिख सकते हैं कि यह बिंदु आकार का प्रतिबिंब है, यानी कि बहुत छोटा। हम यह भी लिख सकते हैं कि यह अत्यंत छोटा प्रतिबिंब है, इतना छोटा कि हम इसे बिंदु आकार का प्रतिबिंब कह सकते हैं। आगे बढ़ें। अगर मैं प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करूं कि प्रतिबिंब की प्रकृति यहां पर क्या है, तो बच्चों मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है वो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, याद रखिएगा। और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर यानी कि पीछे की ओर बनता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे कि हम कांच में स्वयं को देखते हैं, तो हमारे घरों में जो दर्पण है, जो कांच है, हम उसको अपनी भाषा में कांच बोलते हैं। तो उस दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम जितने दर्पण से बाहर की ओर दूर होते हैं उतना ही हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब उस स्थिति में दर्पण के अंदर बनता है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर बनता है वह आभासी होता है। लेकिन इस प्रतिबिंब को देखिए, जिस और वस्तु है और जहां दर्पण है, प्रतिबिंब उन दोनों के बीच में बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन रहा है। आप सोचेंगे कि ऐसा प्रतिबिंब कैसे बन सकता है जो दर्पण के बाहर बने, या ये कैसे देखा जाएगा? तो यहां हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ती है, एक पृष्ठ लगाना पड़ता है जिस पर हम इस प्रतिबिंब को देख सकते हैं। यानी कि बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के बाहर भी बनते हैं
और जो प्रतिबिंब दर्पण के बाहर आगे की ओर बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहां इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह होगी वास्तविक एवं उल्टा। बच्चों उल्टा तो खैर अब ये बिंदु आकार का है तो हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही परिस्थिति लगभग अगली 4 स्थितियों में और बनी रहेगी। तो वहां आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा क्यों है। यहां तो ये उल्टा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें याद रख लेना है कि यहां प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात वे फोकस से होकर गुजरती हैं, इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा है, वह बिंदु आकार का प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक इसलिए क्योंकि वो दर्पण के सामने, दर्पण के समक्ष बन रहा है, और उल्टा इसलिए क्योंकि यह प्रतिबिंब जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने वो हमेशा उल्टा बनता है। और अभी मैं स्पष्ट करूंगा कि वो वास्तविक एवं उल्टा देखा कैसे जा सकता है, अगली स्थिति में हमें वो दिखाई भी देगा। तो चलिए इसके बाद अब हम अगली स्थिति को देखेंगे। तो बच्चों शायद मैं पहली स्थिति को यहां पर इंडिकेट नहीं कर पाया था, यह है स्थिति नंबर 2, यह द्वितीय स्थिति है। द्वितीय स्थिति में वस्तु कहां पर स्थित होती है? देखिए प्रथम स्थिति में वस्तु अनंत पर थी, द्वितीय स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे यानी कि वक्रता केंद्र से परे स्थित होती है। अब चूंकि वस्तु को मुख्य अक्ष पर स्थापित किया जा सकता है तो हम वस्तु को यहां पर देख भी सकते हैं। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये हमारे लिए वस्तु का कार्य करेगी, जिसका नाम हम रख सकते हैं ए बी। ए बी यहां पर हमारी वस्तु है। वस्तु के बिंदु ए यानी कि अगर मैं स्वयं को ए बी कहूं तो मेरा सर बिंदु ए और मेरे पैर बिंदु बी को प्रदर्शित करेंगे जो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है। इस वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। यह हमारी मर्जी होती है कि हम कहां से आपतित करवा सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे सर से तो कई सारी प्रकाश किरणें निकल रही है, लेकिन फिर मैंने समांतरित प्रकाश किरण को ही क्यों यहां पर रेखांकित किया? बच्चों हमने समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों का नियम पता है, हमने जान लिया कि वो नियम क्या है, इसलिए हमने सिर्फ इस रेखा को चुना। याद रखिएगा कि एक बिंदु से कई सारी प्रकाश किरणें निकलती है, लेकिन हम सिर्फ 2 प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए रेखा चित्र के अच्छे तरीके से बन जाने के लिए, साफ सुथरा बन जाने के लिए हम सिर्फ 2 प्रकाश किरणों को ही आपतित करवाते हैं और परावर्तित करवाते हैं। तो उन्हीं में से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और नियम यह कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह सदैव फोकस से होकर जाती है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो दूसरी प्रकाश किरण है वह हम आपतित करवा देते हैं फोकस से। जब दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आपतित होती है तो आप ये जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात सदैव समांतर निकल जाएगी। तो यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार आ रही है और ऐसे निकल रही है, और ये इस प्रकार आपतित हो रही है और समांतर निकल रही है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए यह बिंदु ए का प्रतिबिंब है, और यह बिंदु ए का प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश से हम एक लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, जिससे कि हमें बी का प्रतिबिंब बी डैश मिल जाता है। इस प्रकार वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वह है ए डैश बी डैश। यदि मैं इस तालिका को पूर्ण करूं हमारे प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वस्तु की स्थिति है वह है सी से पीछे, या हम उसे सी से परे भी लिख सकते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से परे। जो प्रतिबिंब की स्थिति आप स्वयं देखिए, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है, यानी कि सी तथा एफ के बीच में। अगर आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार आप स्वयं देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वस्तु के आकार से छोटा। और बच्चों मैंने तालिका का चौथा कॉलम पहले से ही फिल किया हुआ था, कारण मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों? क्योंकि वह दर्पण के सामने बन रहा है, और उल्टा इसलिए क्योंकि अब तो आप देख ही पाएंगे स्वयं से कि ए डैश नीचे है जबकि ए ऊपर था।
तो ये प्रतिबिंब उल्टा है, तो ए डैश नीचे है, बी डैश ऊपर है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। तो यह हो गई द्वितीय स्थिति। इसके बाद हम तृतीय स्थिति को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब स्थिति नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रथम स्थिति में वस्तु अनंत पर थी जबकि प्रतिबिंब फोकस पर बना। द्वितीय स्थिति में वस्तु C से परे थी जबकि प्रतिबिंब C और F के बीच में बना। तृतीय स्थिति में वस्तु को हमने C पर स्थापित कर दिया है। हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के पास लाते जा रहे हैं। वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार फोकस से होते हुए निकल जाती है। जबकि जो दूसरी प्रकाश किरण है वह फोकस से होते हुए आपतित होती है और आप जानते हैं नियम के अनुसार कि परावर्तन के पश्चात वह समांतर निकल जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जिसे हम बिंदु A डैश नाम देते हैं, क्योंकि यह बिंदु A का प्रतिबिंब है। यहां से हम एक लंब आरोपित करते हैं मुख्य अक्ष पर, जिससे हमें बिंदु B डैश मिलता है और हम आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं कि हमें B डैश वहीं पर मिला है जहां पर बिंदु B है, यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब वस्तु की स्थिति C पर होगी यानी कि वक्रता केंद्र पर होगी, तब प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर होगी, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान बिंदुओं पर बनेंगे। और इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का ही होगा, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान रहेगा और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। कारण क्योंकि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है और आप देख ही पा रहे हैं कि A डैश नीचे है, B डैश ऊपर है, तो प्रतिबिंब यहां पर उल्टा बन रहा है। अगली स्थिति देखते हैं। बच्चों, अब हम चतुर्थ स्थिति की बात कर रहे हैं। हमने वस्तु को सर्वप्रथम अनंत पर, द्वितीय स्थिति में C से परे और तृतीय स्थिति में C पर रख करके प्रतिबिंब निर्माण की रचना की है, प्रतिबिंब निर्माण किया है। अब जरा देखते हैं कि यदि हम वस्तु को C और F के बीच में स्थापित करें, कुछ इस प्रकार, बीच में से मतलब बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पर भी। वस्तु का नाम आप जानते हैं, हर बार की तरह हम AB ही रखते हैं। वस्तु के बिंदु A से हर बार की तरह एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और आप ये जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह सदैव फोकस से होकर निकल जाती है। वस्तु के बिंदु A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से होते हुए आपतित करवाते हैं, कुछ इस प्रकार। और आप सभी ये जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार निकल जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें इस स्थिति में एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु हम A डैश नाम देते हैं। इस बिंदु से हम एक लंब आरोपित करते हैं मुख्य अक्ष पर, जिससे कि हमें B डैश मिलता है जो वस्तु के B बिंदु का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है। यदि मैं तालिका के आधार पर इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि वस्तु की स्थिति C व F के बीच में है, वही प्रतिबिंब की स्थिति C से परे है। बच्चों, ये रहा C पॉइंट, इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वह C से परे बना है। प्रतिबिंब का आकार आप देख पा रहे होंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। और यदि मैं उसकी प्रकृति की बात करूं तो इस बार भी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बना है। क्यों? क्योंकि वह दर्पण के सामने बन रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे कि वस्तु जिस तरीके से दर्पण के पास जा रही है उसी प्रकार प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता जा रहा है। चलिए अब हम पांचवी स्थिति, सेकंड लास्ट स्थिति को एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों, स्थिति नंबर 5 की यदि मैं बात करूं तो यहां हमने वस्तु को फोकस पर स्थापित किया है। सर्वप्रथम वस्तु अनंत पर थी, द्वितीय स्थिति में वस्तु C से परे थी, तृतीय स्थिति में वस्तु C पर स्थापित थी, चतुर्थ स्थिति में हमने वस्तु को C और F के बीच में रखा था, वहीं अब पांचवी स्थिति में हमने वस्तु को फोकस पर स्थापित कर दिया है। वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है हर बार की तरह और परावर्तन के पश्चात हर बार की तरह नियमानुसार वह फोकस से होते हुए निकल जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण को मैं मेरे सीखे हुए नियम के आधार पर बिंदु P पर आपतित करवाता हूं, यानी कि ध्रुव पर आपतित करवाता हूं, और वह उतना ही कोण बनाते हुए नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। प्रथम दृष्टया ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही प्रकाश किरणें कहीं बहुत दूर गहराई में जाकर, यहां से अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी
और ये प्रकाश किरणें कहीं अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस बहुत नीचे से जब हम मुख्य अक्ष को आगे खिसकाते हुए उस पर लंब डालेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें नजर आएगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं, अगर मैं तालिका के आधार पर बात करूं, तो वस्तु की स्थिति अब की बार फोकस पर है, वस्तु फोकस पर स्थित है। प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो प्रतिबिंब मुझे यहां पर अनंत पर मिलेगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो ये रेखाएं हैं ये बहुत दूर अनंत पर चली जाएंगी। अगर मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो आप खुद सोचिए कि इतना गहरा, इतना बड़ा प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका आकार कितना बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा माना जाएगा, यहां पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की यदि मैं बात करूं तो यह वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो यह है हमारी पांचवी स्थिति। अब एक स्थिति और रह गई है और वो है छठी स्थिति, जिसमें कि हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थापित करेंगे। तो देखते हैं छठी स्थिति को। चलिए बच्चों, अब हम स्थिति नंबर 6 की बात करते हैं। छठी स्थिति इन सभी स्थितियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां प्रतिबिंब एकमात्र स्थिति में दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए समझते हैं किस प्रकार। वस्तु की स्थिति यहां पर है P और F के बीच में, यानी कि वस्तु कुछ इस प्रकार से, वस्तु AB फोकस तथा ध्रुव के बीच में है। वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, हर बार की तरह, जैसा कि हमने पिछली 5 स्थितियों में देखा था। और जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो नियमानुसार वह फोकस से इस प्रकार होते हुए परावर्तित हो जाएगी। द्वितीय प्रकाश किरण को मैं पिछली स्थिति की भांति ध्रुव पर आपतित करवाता हूं और वह उतना ही कोण बनाते हुए इस प्रकार परावर्तित हो जाती है। कुछ स्थितियों में इसे बदला भी जा सकता है, मैं एक और रूप में भी इसको प्रदर्शित करके बताऊंगा। इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि आप ध्यान से देखें तो ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के सामने फैलती चली जा रही हैं, दूर होती चली जा रही हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चूंकि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को दर्पण के सामने प्रतिच्छेद नहीं करती तो हमें दर्पण के सामने प्रतिबिंब नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें एक बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद होते हुए प्रदर्शित होती है। यह बिंदु इस वस्तु के बिंदु A का प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसे A' नाम देंगे। यहां से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं जिसके कारण हमें वस्तु के बिंदु B का प्रतिबिंब यानी कि B' मिल जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' दर्पण के पीछे, पहली बार दर्पण के पीछे प्राप्त होता है और पहली बार यह प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त होता है। तो यदि मैं तालिका के आधार पर आपको एक बार फिर से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु की स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि F तथा P के बीच में। यदि मैं बात करूं प्रतिबिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे। दर्पण का आकार आपको दिखाई दे रहा वस्तु के आकार से बड़ा है। और यदि मैं दर्पण की प्रकृति की बात करूं तो पहली बार छठी स्थिति में हमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति मिलेगी वह मिलेगी आभासी तथा सीधा। आप स्वयं देखिए कि पहली बार प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बन रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब भी कोई प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बनता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस परिस्थिति में यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है और यह सीधा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। A' ऊपर ही है, B' नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब है। यह छठी स्थिति है। इस प्रकार अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना की कुल 6 स्थितियों का हमने अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण की 6 स्थितियों को, उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 स्थितियां होती है और इन दोनों स्थितियों को हमें अगले चरण में देखना है। तो हम अब उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों के द्वारा भी प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे।